बंदूक की वो कान फाड़ देने वाली गूंज और एक ही पल में बिखरते लाखों डॉलर। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी पलकें झपकना भूल जाइए। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस की एक शांत सुबह से, जहां की ठंडी हवाओं में एक अजीब सा और बहुत गहरा तनाव छिपा है। मैं आपको ले चल रही हूँ एक बेहद शांत योगा क्लास के अंदर, जहां शैरन नाम की एक महिला अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा रही है। बैकग्राउंड में योगा टीचर की शांति से भरी हुई एक धीमी आवाज गूंज रही है। वो सबको अपनी लंबी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रही है। वो कह रही है कि अपने दिल की हर एक धड़कन को बहुत करीब से महसूस करो। शैरन के चेहरे पर एक अजीब सी और बहुत ही गहरी खामोशी छाई हुई है। लेकिन ठीक उसी समय शहर के एक दूसरे और बहुत दूर के कोने में रफ्तार और खतरे का एक बहुत बड़ा और खौफनाक खेल शुरू हो रहा है। हम माइक नाम के एक बेहद ही शातिर और ठंडे दिमाग वाले इंसान को देखते हैं। आंखों में एक ऐसी खतरनाक और चुभने वाली चमक है जो किसी भी इंसान की रूह को अंदर तक पूरी तरह से कंपा सकती है। वो एक बहुत ही अनुशासित चोर है जो बिना किसी खून खराबे के लूट करता है। दूसरी तरफ एक डायमंड डिलीवरी करने वाला शख्स जिसका नाम मसूद है, वो अपनी कार में बैठा हुआ है और अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। उसके माथे पर ठंडे पसीने की मोटी मोटी और चमकती हुई बूंदें साफ दिख रही हैं। मसूद के साथ उसका एक और छोटा साथी अली भी वहां कार में मौजूद है। तभी माइक अपने खतरनाक और बिल्कुल सटीक प्लान को तुरंत अंजाम देता है। यूएस मार्क 101 के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा और भयानक धमाका होता है। माइक की कार एक भयानक रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ती है। वो मसूद की कार को सामने से पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। कार के टायरों की चीखती हुई आवाज हवा में एक बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा कर देती है। माइक बहुत ही शांति से बाहर निकलता है और उसकी आंखों में एक खौफनाक आग है। वो बिना कोई छोटी सी गलती किए सीधे उस घबराए हुए डिलीवरी बॉय के पास जाता है। वो उसे डराते हुए पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो कार में रखे हुए $3 मिलियन के उन असली और चमचमाते हीरों को कब्जे में लेता है। फिर वो मसूद को पूरी तरह बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके पैर पर टेप से नकली हीरे बांध देता है। वो मसूद को धमकी देता है कि वो अपना मुंह बिल्कुल भी ना खोले। लेकिन इस भारी और जानलेवा तनाव के बीच माइक से एक छोटी सी चूक हो जाती है। एक अप्रत्याशित और अचानक चली गोली की वो कान फाड़ देने वाली गूंज उठती है। वो तेज रफ्तार वाली गोली माइक के हाथ को बहुत तेजी से छू कर निकल जाती है। माइक के हाथ से खून की वो लाल और गर्म बूंदें कार के स्टीयरिंग पर गिर जाती हैं। माइक का पूरा शरीर कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। उसे वो तेज और चुभने वाला दर्द अपनी नसों के अंदर तक महसूस हो रहा है। लेकिन वो वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकता है और अपनी कार की रफ्तार को तेज कर देता है। सीन कट होता है और मैं आपको ले चल रही हूँ शैरन की एक बेहद ही अहम और हाई प्रोफाइल बिजनेस मीटिंग के अंदर। शैरन एक बहुत ही काबिल, तेज तर्रार और बहुत ही स्मार्ट बीमा दलाल है। वो इस वक्त अमीर स्टीवन मुनरो के बहुत ही आलीशान और बड़े घर में खड़ी है। मुनरो एक बहुत ही घमंडी, ताकतवर और पैसे के नशे में चूर रहने वाला इंसान है। शैरन उसे अपनी कंपनी का सबसे महंगा और प्रीमियम सुरक्षा प्लान बेच रही है। मुनरो उसे बहुत ही गर्व के साथ अपने घर की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली दिखाता है। वो उसे फिंगरप्रिंट से खुलने वाला अपना बहुत ही हाईटेक एसी पैनल दिखाता है। वो उसे बताता है कि उसके हर एक कमरे में एक इमरजेंसी सेफ मौजूद है। शैरन की वो बेहद ही पारखी नजरें उस घर की हर एक कीमती चीज को नाप रही हैं। तभी मुनरो अचानक से अपनी एक बहुत भारी बंदूक निकालता है और घर के अंदर ही कांच की एक बोतल पर बिना सोचे समझे फायर कर देता है। गोली की वो भयानक और तेज गूंज शैरन के दोनों कानों को बुरी तरह सुन्न कर देती है। कांच के वो छोटे छोटे और नुकीले टुकड़े हवा में चारों तरफ बहुत तेजी से बिखर जाते हैं। लेकिन शैरन अपने चेहरे पर डर की एक भी लकीर बिल्कुल नहीं आने देती। इसके बाद मुनरो उसे अपनी एक $6.2 मिलियन की बेहद कीमती पेंटिंग दिखाता है। वो शैरन को पूरे गर्व के साथ बताता है कि ये समकालीन ब्लैक आर्ट है जिसकी कीमत बढ़ती है। बातों बातों में शैरन को पता चलता है कि मुनरो अपनी आने वाली शानदार शादी के लिए $5.5 मिलियन नकद का एक बहुत बड़ा और गुप्त लेन देन करने वाला है। ये छोटी सी लेकिन बहुत ही खतरनाक जानकारी शैरन के दिमाग में एक बहुत बड़ा बीज बो देती है। उधर लॉस एंजलिस पुलिस का बेहद तेज तर्रार और सन की जासूस लू लुबिस्निक हाईवे पर हुए उस ताज़ा और शातिर हीरे की चोरी की जांच कर रहा है।
लू कोई आम पुलिस वाला बिल्कुल नहीं है। वो अपराधियों की रगों को बहुत गहराई से पहचानता है। वो हाईवे 101 की उस सड़क पर मिले उन टायरों के काले निशानों को बहुत गौर से देखता है। हवा में उड़ने वाली वो सूखी धूल और डामर के जलने की वो अजीब सी गंध लू के दिमाग को एक बहुत ही गहरा और खौफनाक संकेत लगातार दे रही है। लू अपने साथी डिटेक्टिव फिल के साथ अपनी एक बहुत ही पुरानी कार में बैठा हुआ है। फिल उसे बार बार ताना मारता है कि वो इतनी खटारा और पुरानी कार क्यों चलाता है, लेकिन लू का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस खतरनाक चोरी पर लगा हुआ है। लू अपने साथी फिल को पूरे विश्वास से बताता है कि ये कोई आम या साधारण चोरी बिल्कुल नहीं है। ये उसी शातिर 101 रॉबर का ही काम है जिसने पूरे पुलिस विभाग की नींद हराम कर रखी है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ क्राइम मैप दीवार पर लगाता है। वो फिल को वो सारे के सारे आंकड़े दिखाता है कि पिछले 4 सालों में 219 डकैतियां हुई हैं। वो आर्थर को वो सारे के सारे केस सिस्टम से तुरंत हटाने के लिए कहता है जिनमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ है या फिर मौके से कोई भी डीएनए सबूत मिला है। सारे के सारे केस हटने के बाद सिर्फ और सिर्फ 101 रॉबर का पैटर्न बचता है। लू बताता है कि वो चोर बहुत ही स्मार्ट है। वो बिना कोई डीएनए छोड़े हवा की तरह आता है, किसी का खून नहीं बहाता और अपना काम करके हाईवे 101 से गायब हो जाता है। लेकिन पुलिस विभाग का ऊपरी प्रशासन लू की इस अकेली और अजीब थ्योरी को नकार देता है। कोई भी उसकी इस बात पर रत्ती भर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। इधर माइक अपने अगले बहुत ही खतरनाक कदम की पूरी तैयारी कर रहा है। वो डेवॉन नाम के एक बहुत ही शातिर और अंडरग्राउंड कंप्यूटर हैकर से मिलता है। माइक को शैरन और उसकी बीमा कंपनी की पूरी अंदरूनी जानकारी बहुत जल्दी चाहिए। दूसरी तरफ शैरन के आलीशान ऑफिस में एक बहुत बड़ा और भारी भूचाल आ चुका है। वो कई सालों से अपनी इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक करके काम कर रही है, लेकिन उसका बॉस फिल उसे उसका हक और उसका सही प्रमोशन देने के बजाय एक बिल्कुल नई और कम अनुभवी लड़की मैडेलिन को उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दे देता है। शैरन के अंदर गुस्से का एक बहुत बड़ा और खौफनाक ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो ऑफिस से बहुत ही तेज कदमों से बाहर निकलती है। माया घबराई हुई और कांपते हुए अपनी कार का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वो सामने वाली रेड लाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है और तभी एक बहुत ही भयानक और कान फाड़ देने वाली टक्कर की आवाज होती है। वो सामने वाली कार के अजनबी और शांत मालिक को बहुत गौर से देखती है। वो अजनबी इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा वो खतरनाक और शातिर चोर माइक ही है। माइक बिल्कुल शांत खड़ा है, जैसे उसे इस भारी टक्कर से कोई फर्क ही न पड़ा हो। वो इंश्योरेंस के लंबे झमेले से बचने के लिए माया को कैश के एक बंडल पकड़ाने लगता है। इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान है कि कोई अपनी जेब में इतना कैश क्यों रखता है। यहीं से इन दोनों बिल्कुल अजनबियों के बीच एक अजीब सा और बहुत ही तेज रोमांस शुरू होता है। दोनों एक बहुत ही महंगे और शांत रेस्टोरेंट में अपनी पहली और बहुत ही अजीब डेट पर जाते हैं। माया अपनी उन बेहद पारखी नजरों से माइक को ऊपर से नीचे तक बहुत गौर से देखती है। उसके साफ सुथरे और महंगे कपड़े, उसकी बिल्कुल सीधी पीठ और उसका वो भारी सन्नाटा। वो रेस्टोरेंट के उस अजीब फ्रेंच खाने पुले आला फॉरेस्टियर के बारे में बात करते हैं। इधर जासूस लू अपनी बिखरी और तलाकशुदा जिंदगी को किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहा है। लू खुद को दिमागी शांति देने के लिए उसी शैरन की शांत योगा क्लास में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात शैरन से होती है और वो उसी चोरी के बारे में तीखी पूछताछ करता है। लू की वो पैनी और चील जैसी नजरें हर एक बहुत ही छोटे सबूत को पागलों की तरह तलाश रही हैं। सीन कट होता है। शैरन माइक से पुलिस की तरह बहुत सारे तीखे और घुमावदार सवाल पूछने लगती है। वो उसके कपड़ों की सिलवटों और उसकी $12,000 की घड़ी का विश्लेषण करती है। शैरन हंसते हुए और बहुत ही आत्मविश्वास से कहती है कि तुम पक्का कोई अंडरकवर पुलिस वाले हो। माइक भी सजीब और दिमागी खेल में मुस्कुराते हुए उसकी बात में हामी भर देता है, लेकिन ये पूरा का पूरा खेल तब पलटता है जब शैरन रेस्टोरेंट से बाहर सड़क पर आती है। उसकी तेज नजरें अचानक से उस हरे रंग की विंटेज चेवी कार पर जाकर पूरी तरह टिक जाती हैं। शैरन का तेज चलने वाला दिमाग बहुत तेजी से सबूतों की उन सारी कड़ियों को जोड़ने लगता है। उसे अचानक से याद आता है कि हाईवे 101 की उस खौफनाक हीरे की चोरी में भी यही कार थी। शैरन के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो पीछे की तरफ हटते हुए बहुत ही जोर से और कांपती हुई आवाज में चिल्लाती है, मुझसे दूर रहो, तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम ही वो खतरनाक 101 रॉबर हो। वहां का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है और हवा में डर पूरी तरह से घुल जाता है।
इधर माइक का पुराना और लालची बॉस मनी उसे एक नए काम के लिए अपने पास बुलाता है। मनी बहुत ही कड़क आवाज में चाहता है कि माइक सांता बारबरा में दिन दहाड़े एक बहुत बड़ी चोरी करे, लेकिन माइक अपने उन कड़े नियमों का पक्का है और वो इस जोखिम भरे काम से मना कर देता है। मनी को माइक की ये बगावत नागवार गुजरती है और वो अपने खूंखार आदमी ऑर्मन को उसके पीछे भेजता है। ऑर्मन एक बहुत ही युवा, सनकी और बेहद अस्थिर दिमाग वाला एक पागल बाइकर है। माइक को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाता है कि ऑर्मन साई की तरह उसका पीछा कर रहा है। लॉस एंजलिस की उन खुली सड़कों पर एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। माइक अपनी कार की रफ्तार को एक बहुत बड़े और भयानक विस्फोट में बदल देता है। कार के टायरों से आग की चिंगारियां निकल रही हैं और इंजन की वो दहाड़ पूरे आसमान को फाड़ रही है। वो बहुत ही चालाकी से ऑर्मन को एक सुनसान और अंधेरी जगह पर ले जाकर पूरी तरह घेर लेता है। माइक बिना पलक झपके ऑर्मन की गर्दन दबोचता है और उसे मौत के घाट उतारने की सीधी धमकी देता है। ऑर्मन मौत के डर के मारे बुरी तरह कांपने लगता है और वहां से दुम दबाकर बहुत तेजी से भाग जाता है। आखिरकार जासूस लू की वो कड़ी मेहनत रंग लाती है और उसे माइक की वो लावारिस पुरानी कार मिल जाती है। कार के अंदर फोरेंसिक जांच में उसे खून का एक बहुत ही छोटा और सूखा हुआ कतरा मिलता है। खून की वो भारी डीएनए रिपोर्ट आते ही लू के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो खून माइक के उस पुराने किशोर रिकॉर्ड से और उसके असली नाम जेम्स से पूरी तरह मेल खाता है। लू को अब अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। मैं आपको अब इस रफ्तार भरी कहानी के सबसे खौफनाक और विस्फोटक मोड़ पर ले जा रही हूँ। शैरन को अपनी बीमा कंपनी से एक बार फिर बहुत ही भारी निराशा और बहुत बड़ा धोखा मिलता है। सालों की मेहनत के बाद भी प्रमोशन ना मिलने की वजह से उसके अंदर का बचा कुचा धैर्य भी पूरी तरह से टूट जाता है। वो ऑफिस में अपने घमंडी बॉस को खरी खोटी सुनाती है और अपने सारे उसूलों को हमेशा के लिए आग लगा देती है। अब वो माइक की उस अंधेरी दुनिया से पूरी तरह हाथ मिलाने का एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो माइक के पास एक गुप्त जगह पर जाती है और उसे एक बहुत बड़ा और करोड़ों का लालच देती है। मुझे उस बहुत बड़ी लूट में से पूरे $3 मिलियन का अपना हिस्सा चाहिए। शैरन अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उसे मॉन्रो की आने वाली शानदार शादी की सारी गुप्त जानकारी दे देती है। वो उसे बहुत ही बारीकी से बताती है कि मॉन्रो बेवली विलशायर होटल के उस आलीशान स्वीट में $5.5 मिलियन की बहुत बड़ी नकद देकर गैर कानूनी और शानदार हीरो की गुप्त खरीद करने वाला है। माइक का वो तेज और कंप्यूटर जैसा दिमाग इस पूरी डकैती का एक अचूक मास्टर प्लान बनाता है। इधर जासूस लू को पुलिस विभाग के आला अफसरों ने एक बहुत ही फर्जी मुठभेड़ के चलते निलंबित कर दिया है, लेकिन लू कभी भी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वो अपनी खुफिया जांच से माइक की पालक मां तक पहुंच जाता है। लू अब धीरे धीरे माइक के सारे काले राज दुनिया के सामने एक एक करके ला रहा है। इसी बीच वो पागल और खून का प्यासा ऑर्मन शैरन के घर में एक बहुत ही खौफनाक तरीके से घुस जाता है। वो शैरन से बहुत ही शातिर और जानलेवा तरीके से माइक के बारे में पूछताछ करने लगता है। शैरन की जान उस वक्त हलक में आ जाती है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। वो घबराई हुई और हांफती हुई मदद के लिए सीधे निलंबित जासूस लू के घर पर बहुत तेजी से पहुंच जाती है। शैरन लू के सामने अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर लेती है और पुलिस को उस पूरी डकैती के बारे में सब कुछ बता देती है। वो अपनी वो कॉर्पोरेट नौकरी हमेशा के लिए छोड़ चुकी है और अब इस दुनिया में उसके पास खोने को कुछ नहीं है। माइक की वो अजनबी साथी माया भी उसके इस खौफनाक और हिंसक रूप को देखकर अपना वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर चुकी है, जब माइक ने उसे शहर छोड़कर दूर जाने की बात कही थी। और अब आखिरकार आता है वो बहुत बड़ा दिन जिसका हर किसी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। बेवली विलशायर होटल के उस आलीशान माहौल में तनाव की एक बहुत ही भारी और खौफनाक हवा बह रही है। लाखों डॉलर के उन असली हीरो का वो काला ब्रीफकेस एक कुरियर वाले के साथ वहां पहुंचता है। माइक अपने बहुत ही चालाक और शातिर दिमाग से सुरक्षा गार्ड की जगह पूरी तरह से ले चुका है। उसने होटल के कर्मचारी की साफ वर्दी पहन रखी है और वो एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन माइक को इस बहुत बड़ी बात का जरा भी और रत्ती भर भी अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि जो कुरियर वाला उसके साथ चुपचाप और शांति से लिफ्ट में चल रहा है वो कोई और आम इंसान बिल्कुल नहीं है, बल्कि भेस बदल कर आया हुआ वही तेज तर्रार जासूस लू है। दोनों एक साथ बिल्कुल खामोशी से उस आलीशान शादी के स्वीट की तरफ बहुत ही सधे हुए कदमों से बढ़ते हैं। कमरे का वो भारी और लकड़ी का दरवाजा खुलता है और सामने घमंडी मॉन्रो अपनी मंगेतर के साथ खड़ा है। माइक की तेज आंखें सीधे उस नकद से भरे काले सूटकेस पर जाकर टिक जाती हैं।
वो अपनी भारी गन तुरंत बाहर निकालता है और बिजली की रफ्तार से मॉनरो के सीने पर तान देता है। वो सारा का सारा कैश मुझे दे दो। माइक की वो खौफनाक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। कमरे में मौजूद हर एक इंसान की सांसें उस वक्त पूरी तरह से हलक में अटक जाती हैं। लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा और हर किसी का दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट आता है। लू उस कुरियर केस के अंदर से बहुत ही अचानक अपनी वो सरकारी पुलिस वाली गन तेजी से निकाल लेता है। वो अपनी भरी हुई गन को माइक के बिल्कुल माथे पर तानकर बहुत जोर से चिल्लाता है, LAPD, अपना हथियार तुरंत नीचे डाल दो, मैं पुलिस वाला हूँ और तुम गिरफ्तार हो। उस आलीशान कमरे में मौत का सन्नाटा छा जाता है और खौफ की घड़ी की वो सुई टिक टिक करने लगती है। दोनों की भरी हुई और खतरनाक गनें एक दूसरे की छाती पर पूरी तरह से तनी हुई हैं। लू माइक के दिमाग से बहुत तेजी से खेल रहा है और उसे बार बार हथियार नीचे गिराने को कह रहा है। लेकिन इस बहुत ही खतरनाक गतिरोध को तोड़ने के लिए वहां पर एक और बहुत बड़ा धमाका होता है। कमरे का दरवाजा एक बहुत ही जोरदार झटके से खुलता है और होटल कर्मचारी के वेश में ऑर्मन अंदर घुस आता है। ऑर्मन के दोनों हाथों में भी भारी गन है और उसकी आंखों में एक बहुत ही खौफनाक खून सवार है। वो पागलपन में जोर जोर से चिल्लाते हुए ब्रीफकेस मांगता है और बिना एक सेकंड कुछ सोचे समझे मॉनरो के ऊपर बहुत ही तेजी से गोली चला देता है। गोली सीधे मॉनरो के शरीर को बुरी तरह चीर देती है। कमरे में चारों तरफ खून की वो लाल छींटे और दर्द से भरी हुई चीख पुकार बुरी तरह मच जाती है। ऑर्मन अपनी वो खून से भरी गन लू की तरफ जैसे ही घुमाने की कोशिश करने वाला होता है कि माइक की वो रिफ्लेक्स एक्शन रफ्तार का एक बहुत बड़ा कहर बनकर टूट पड़ती है। माइक की गन का वो ट्रिगर बहुत जोर से दबता है और गोली सीधे ऑर्मन के सीने को चीरती हुई आर पार हो जाती है। ऑर्मन का वो भारी भरकम शरीर जमीन पर एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ धड़ाम से गिर पड़ता है। कमरे की हवा में गन पाउडर का धुआं और मौत की वो बहुत ही खौफनाक गंध पूरी तरह भर चुकी है। लू अपनी तनी हुई गन धीरे धीरे नीचे करता है और माइक की उन शांत आंखों में बहुत गहराई से देखता है। लू माइक को बिना कोई भी पैसा लिए वहां से खाली हाथ भागने का एक बहुत बड़ा मौका दे देता है। माइक वहां से हवा की एक तेज लहर की तरह बिना कोई आवाज किए पूरी तरह से गायब हो जाता है। लू अब कमरे में अपने असली दिमागी खेल और जासूसी वाले दिमाग का बहुत तेजी से इस्तेमाल करता है। वो जमीन पर तड़पते हुए घायल मॉनरो और उसकी मंगेतर को अपने बहुत ही भारी दिमागी दबाव में ले लेता है। लू को मॉनरो के सारे वित्तीय अपराधों और बहुत बड़ी टैक्स चोरी के बारे में सब कुछ पता है। वो उन्हें बहुत ही शातिर तरीके से ब्लैकमेल करता है और अपनी बनाई हुई झूठी कहानी का समर्थन करने को कहता है। लू उस कमरे में हुई सारी की सारी डकैतियों और खून का पूरा इल्जाम उस जमीन पर मरे हुए ऑर्मन पर डाल देता है। माइक की उस पिछली डकैती से मिले नकली रत्नों को लू उन असली हीरो से बहुत ही चालाकी से बदल देता है। वो करोड़ों डॉलर के असली हीरे चुपचाप ले जाकर शैरन को हमेशा के लिए सौंप देता है ताकि वो अपनी उस घुटन भरी कॉर्पोरेट जिंदगी से पूरी तरह निकलकर एक बिल्कुल नई शुरुआत कर सके। बाद में शैरन को इस बात का पता चलता है कि माइक ने अपने लिए वो सबसे प्यारी और हरे रंग की शानदार विंटेज चेवी कार एक बहुत ही खूबसूरत तोहफे के रूप में छोड़ दी है। कहानी के बिल्कुल अंत में माइक माया को बचपन की एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर भेजता है और उससे इस बिल्कुल नई जिंदगी में साथ रहने के लिए एक दूसरा मौका मांगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। रफ्तार और एक्शन में मजा आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली फिल्म कौन सी चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली किसी बड़े विस्फोट में।